हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड एक्टिव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं, जिसमें सारे सब्जेक्टों के राजन श्री से लघुत्री और पूर्व कंप्लीट करा चुकी हैं। अब लघुत्री क्वेश्चन करा रही हूँ, जिसमें लघुत्री हिंदी के, कंप्यूटर के कंप्लीट हो चुके हैं और मैं विज्ञान के लघुत्री करवा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें शेयर करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि मैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग उससे भी जाकर जुड़ जाएं। तो जो भी बाकी सब्जेक्ट हैं उनकी राजन श्री से मैंने PDF उस पर अपलोड कर दी है, और आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं, ताकि उनसे अपने और भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं विज्ञान के अतिलघुत्री क्वेश्चन 18 का देखते हैं। पुष्प के विभिन्न अंग बताइए, अथवा पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया। अथवा पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके भागों के चित्र बनाकर कार्य संक्षेप में लिखिए। यह क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया। और ये चैप्टर ये जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कम हर साल ये 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। पिछले साल भी सन 2022 के पेपर में भी, और सन 2018 और 19 के पेपर में भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। ये देखते हैं उत्तर है पुष्प के विभिन्न अंग। यह है हेडिंग, क्या है, पुष्प के विभिन्न अंग। डिफरेंट प्लांट ऑफ फ्लावर, पहला है ब्रह्मदल पुंज एक पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये हरे तथा छोटी पत्ती जैसा होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को ब्रह्मदल कहते हैं। यह कली में जंगनांगों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। जंगनांगों को मतलब जैसे फूल जो होता है उसके जब कली खिलती नहीं है के रूप में होता है, तो जो उसके ऊपर से हरी परत चढ़ी होती है चारों तरफ से, जैसे गुलहड़ का फूल होता है, उसके चारों तरफ से जो हरे जो पत्तियां से उसकी कली जो हरी पत्तियों से ढकी हुई होती है, उसे ब्रह्मदल पुंज कहते हैं। कली की सुरक्षा का कार्य करता है। दूसरा देखते हैं दलपुंज क्या होता है, देखते हैं। क्रोला, यह दलपुंज का दूसरा चक्र है तथा यह ब्रह्मदलपुंज के भीतर की ओर होता है। यह रंगीन तथा सुंदर होने के कारण इसका मुख्य कार्य परागकण हेतु कीड़ों को आकर्षित करना है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। जैसे ये क्या होता है, जो फूल के बीचों बीच में जो फूल होता है उसके बीच में रंगीन कलर का गोल गोल होता है, जैसे कि गेंदे का फूल ले लीजिए या सूरजमुखी का फूल ले लीजिए, उसकी जो कलियाँ होती है उसके बीच में गोल गोल रंगीन सा होता है, वो ये होता है दलपुंज, यही होता है दलपुंज। और ये जैसे भंवरे हैं, मधुमक्खी हैं और तितलियाँ हैं, इन्हें आकर्षित करने के लिए ये होता है, ये आकर्षित करती हैं। और इसमें लिबलिबा सा पदार्थ होता है जिससे परागकण होते हैं, जो कि मधुमक्खी उसमें आगे बैठती हैं, उनसे चिपक जाकर दूसरे फूलों तक पहुंचते हैं। तीसरा है परिदल पुंज। जिन पुष्पों में ब्रह्मदल पुंज तथा दल पुंज में अंतर स्पष्ट होता है, यह परिदल पुंज कहलाते हैं। जैसे पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें परिदल नहीं होता है, इनको वही दल पुंज नहीं होता, वो परिदल पुंज कहलाते हैं। इनकी इकाई को परिदल पुंज कहा जाता है। इन्हें परिदल पुंज, जैसे जिसमें दल पुंज नहीं होता उसे उनकी इकाई को परिदल पुंज कहा जाता है। परिदल पुंज रंगीन होने पर लोभावित यानी अट्रैक्टिव होता है, या रंगहीन होने पर सैम्पलॉइड अथवा ब्रह्मदल लाभ सैंपल लोड कहलाता है। जैसे ये फूल होता है, जैसे ये फूल है, ये किनारे जो जब कली ही होती है तो जो ढके हुए होता है उसे ब्रह्मदल कहते हैं, इसे ब्रह्मदल कहते हैं। और उसके जो बीच में ये पार्ट होता है, जो ये पार्ट होता है, ये जंगाय होता है। ये इसी में एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसमें, और ये जो इसके साथ में जो होते हैं ये पुष्पकेसर कहलाते हैं। और ये जो इसकी इन्हें पुरतंतु कहते हैं। इन्हें क्या पुरतंतु कहते हैं। और जब फूल खिल जाता है तो ये कली खिल जाती है तो ये फैल जाते हैं, तो ये
दलपुंज कहलाते हैं। यह जब हो जाते हैं तो ये दलपुंज कहलाते हैं। और ये जो नीचे डंठल और पुष्प के बीच का जो ये पार्ट होता है, इस पर पुष्पाच कहते हैं। और ये इसे जो डंठल जहाँ से शुरुआत होती है डंठल की, फूल के डंठल की, उसे पुष्पावृतांत होता है, इसे दलपुंज कहते हैं। ये फूल के जो बीचों बीच में होता है इसे दलपुंज कहते हैं। और ये इन्हें पुंगम कहते हैं। जब ये इसका मुख होता है, इसमें बीजाणुहास होते हैं। जब भंवरा या कोई भी तितली या मधुमक्खी आकर बैठती है, इसमें ये यहाँ पे ये चिपचिपा पदार्थ सा होता है जो बीजाणु, और वही एक फूल से दूसरे फूल पे आती हैं तो यहाँ पे ये बीजाणु उसमें चिपक के यहाँ तक आ जाते हैं। आभासी पट ये होता है, ये उसके बीच में जो है ये आभासी पट होता है। ये बेसम होता है। ये फूल के सारे अंग होते हैं। जंगाए क्या होता है? जंगाए ये भी जो उसके पुष्प के कलियों, पत्तियों और उसके डंठल के बीच से जो निकला होता है, इसे जंगाए कहते हैं। जंगाए के भी पार्ट होते हैं। पहला होता है पुष्प वृतांत, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर होता है पुष्पासन, अंडाशय होता है। फिर बत्रिका इसे कहते हैं। बत्रिका ये होती है। फिर बत्रिकांग, फिर ये सबसे ऊपर बत्रिकांग होता है। प्रारूपी पुष्प के अंडाशय की अनुप्रथा काट, ये आप लोगों ने देखा है। और कुछ और देखते हैं, जैसे ये फूल एक सामान्य फूल है, इसके विभिन्न अंग हैं। एक सामान्य फूल के विभिन्न भाग, ये जो होता है ये भाग होता है दल। ये क्या होता है? दल भाग होता है। ये दल भाग होता है। इसे ब्रह्मदल कहते हैं। और ये पुष्पांश होता है। इसे पुष्प व्रत कहते हैं। और ये पुष्प वर्तिका होती है, वर्तिका होता है। और ये पुष्प वर्तिका होती है। ये अंडाशय होता है। ये जयांग होता है। ये जो है जयांग होता है। और ये जो होती हैं परागकोश होती हैं, परागकोश होती हैं। इसमें जो भंवरे तितली मधुमक्खी उन्हें लुभाती हैं, आकर्षित करती हैं। और इसे पुष्प केसर कहते हैं। और ये भाग पूरा स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। पुरुष केसर होता है। ये भाग पूरा स्त्री केसर होता है। चौथा देख लेते हैं। इसमें चौथे की डेफिनेशन, पुष्प जिस डंठल तने अथवा शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्प वृतांत कहते हैं। जैसे कि शाखा या डंठल, जब फूल निकलता है तो जिस ब्रांच से, जिस शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्प वृतांत कहते हैं। पांचवा देखते हैं पुष्पासन किसे कहते हैं? पांचवा देखते हैं। पुष्प वृतांत का अग्रस्थ भाग पुष्पांश होता है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे हुए होते हैं। छठा है पुंगम। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को पुकेशर कहते हैं। पुकेशरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुकेशर पुष्प का नर जंगान होता है। प्रत्येक पुष्प केसर को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। लंबी पुतंतु, अग्रस्त परागकोश तथा दोनों को जोड़ने वाली फूलों को और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली योज कहलाती है। प्रत्येक परागकोश में 1 या 2 कोष्ठ और प्रत्येक कोष्ठ में 2 परागधनियाँ होती हैं। इस प्रकार एक द्विकोष्ठिक परागकोश में 4 परागधनियाँ होती हैं। धनियाँ मिलती हैं। 5 जंगाएँ। यह पुष्प का चौथा और अंतिम चरण है तथा सबसे सुरक्षित भीतरी भाग है। इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। यह पुष्प का मादा जननांग है। इसमें अंडप तीनों भागों से मिलकर बनता है। इसके निचले भाग अंडाशय बीजाणु होते हैं। जैसे फूल होता है उसके बीच में सबसे जो नीचे का हिस्सा होता है जिसपे भंवरे आकर और तितली या भंवरे मधुमक्खी आकर बैठते हैं, उसी में बीजाणु और अंडाशय होता है। उसी में अंडाशय से जुड़ी एक पतली नली-नुमा संरचना होती है जिसे बत्रिका कहा जाता है। इसके अंत में बत्रिकाग्र स्थित होता है। बत्रिका का कार्य पराग कोणों को ग्रहण करना होता है। इस पराग कोणों से जो पराग नली निकलती है वह बत्रिका से होकर बीजाणु तक पहुँचती है।
भौतिक राशि के मापक हेतु उसी राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है। इसी मानक को ही उस राशि का मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने हेतु निम्न दो बातों की अत्यंत आवश्यकता होती है। नंबर 1 मात्रक, और मात्रक को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यू से। कैसे करते हैं? यू से, जिसमें उस भौतिक राशि की माप को व्यक्त किया जाता है। नंबर 2 है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एन से। कैसे करते हैं? एन से। जो यह तो हेडिंग है संख्यात्मक मान, जो यह व्यक्त करता है कि वह मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार आया है। कितनी बार आया है। उदाहरण, एक छड़ की लंबाई 1.73 मीटर है। एक छड़ की लंबाई 1.73 मीटर है। यहाँ पर भौतिक राशि लंबाई का मात्रक मीटर तथा संख्यात्मक मीटर 1.73 है। यदि मात्रक सेंटीमीटर में लिया जाए तो छड़ की लंबाई 173 सेंटीमीटर प्राप्त होगी, और यदि मात्रक मीटर हो तो वही लंबाई 1730 मीटर 1730 मीटर प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि इस राशि का मात्रक जितना छोटा होता है उसका संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होता है। भौतिक की भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपात होता है। व्युत्क्रमानुपात होता है। अतः आइए इसे समझते हैं। संख्यात्मक मान R 1 मात्रक होगा 1/u या NU बराबर नियतात्मक होगा, अर्थात NR/u या NU बराबर नियतात्मक। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है? इस लिखिए। यह क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया है। चलिए देखते हैं, उत्तर देखते हैं। वाष्पीकरण और घनन विधि द्वारा शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, जबकि द्रव्य व गैसीय अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तथा इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस और जल दोनों ही ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पात्र में रखे जाएं वे उसी की आकृति और उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आयतन और उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भ्रूण वर्धयार पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर देखते हैं। भ्रूण पदार्थ भंगुर पदार्थ उसे कहा जाता है। भंगुर पदार्थ उसे कहा जाता है जो किसी चोट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर अंत में चूर्ण बन जाता है, जैसे कांच, कोयला, गंधक आदि। घातवर्धक वह पदार्थ होते हैं जिन्हें पीटने पर अथवा चोट द्वारा जो चादर के रूप में फैल जाते हैं, और इन पदार्थों से तार खींचे जा सकते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी आदि। भंगु पदार्थ वह होता है हाथ से कोई भी चीज़ शीशे की गिर जाती है तो वह चकनाचूर हो जाती है, तो उसका चूरा बन जाता है, तो उसे भंगुर पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? भंगुर पदार्थ कहा जाता है। और घातवर्धक पदार्थ वे होते हैं जिन्हें चोट से या पीट कर चादरनुमा फैला लेते हैं, चादरनुमा फैला लेते हैं, जिनके तार खींचते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी आदि के तारनुमा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का देखते हैं। बीनना एवं फटकना पृथक्करण की विधियों का उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया है। उत्तर देते हैं। हेडिंग है पृथक्करण की विधियाँ। किसी मिश्रित पदार्थ के घटकों को एक दूसरे से अलग करने हेतु एक घटक के उन गुणों को जानना जरूरी है जो दूसरे घटक के गुणों से अलग हो। उसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चयन किया जाता है, जैसे बीनना या फटकना। जो मिश्रित पदार्थ यानी कि जो चीज़ें मिल जाती हैं उन्हें फटक कर उनके गुण, मिट्टी अगर यदि मोटी है तो उसे किस तरीके से फटका जाए,
ऐसे फटका जाए कि गेहूँ जो जिस अनाज में मिला है वह अलग हो जाए और उसमें जो बड़ी बड़ी मिट्टी है वो बीन कर या फड़क कर अलग कर दी जाए। और जिस हिसाब से फटका जाता है उसका चयन किया जाता है, जिस विधि का चयन किया जाता है वह पृथक्करण कहलाता है, विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं तथा पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं का रंग प्रायः सफ़ेद या हल्का होता है। यहाँ रंग गर्मी को नियमित रहने में सहायक होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतु गर्मी एवं पतझड़ में बहुत खाते हैं। और वसा के रूप में ऊर्जा को संकलित कर लेते हैं। कड़ी सर्दी में कुछ महीने तक ये सोते रहते हैं या शीतवास करते हैं। शीतवास में उनकी चर्बी उपापचय की क्रिया में काफ़ी कमी आ जाती है। ठंडे स्थानों पर इनकी ऊंचाई कम होती है। इनकी पत्तियां कांटेदार तथा पतली होती हैं। ठंडे स्थानों पर पौधों की ऊंचाई कम होती है। इनकी पत्तियां कांटेदार तथा पतली होती हैं, जिनसे ये जल्दी बर्फ़ जो उनकी पत्तियों पर बर्फ़ जमा हो जाती है उन्हें जल्दी गिरा देते हैं। प्रायः इन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं मिलते हैं क्योंकि अधिक ठंडक के कारण ये जीवित नहीं बचते हैं। ठंडी जगह पे बहुत ही कम वृक्ष मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे मिट्टी मिलती नहीं है। तो मिट्टी जब नहीं मिलती है तो इस वजह से वृक्ष सही से उग नहीं पाते हैं। और वहाँ पे बर्फीली जगह में जहाँ पे ठंडा प्रांत होता है वहाँ पे बहुत ही कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और वहाँ के जो जंतु होते हैं उनका रंग सफ़ेद या हल्का होता है। और वे पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्रों के जंतु होते हैं वे गर्मी पतझड़ में बहुत खाते हैं क्योंकि जब ठंड का मौसम आता है तो कड़ाके की कड़ी ठंड में वे कुछ महीनों तक सोते रहते हैं। और जो गर्मियों के महीने में जो खा के अपने शरीर में जो चर्बी इकट्ठा करते हैं उसी को वे उपापचय की क्रिया करते हैं। उसी चर्बी को वे धीरे धीरे पाचन करते हैं, तभी वे पर्वतीय क्षेत्रों में और ठंडे क्षेत्रों में जीवित रह पाते हैं। 24 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। देखते हैं। उत्तर है जब किसी द्रव्य पदार्थ में चीनी का घोला जाता है। जब किसी द्रव्य पदार्थ में चीनी को घोला जाता है तो द्रव्य के कणों के मध्य चीनी के कण सम्मिलित हो जाते हैं, परंतु द्रव्य पदार्थ का आयतन नहीं बढ़ता है, अतः पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे पानी में हम जब चीनी शरबत बनाने के लिए जब चीनी घोलते हैं, 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम चीनी या 50 ग्राम चीनी मिला देंगे तो हम मिला बन जाता है। उसे शरबत को अगर नापते हैं तो वो 1 लीटर ही रहता है। क्यों? क्योंकि पानी में चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है। उसका आयतन यानी कि वजन नहीं बढ़ता है। तथा पदार्थ के कणों के मध्य, इसलिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। चीनी एक घुलनशील पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का देखते हैं। मृतिका किसे कहते हैं? इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है? यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। हेडिंग है मृतिका अवसादी सेल। उत्तर है जब सेल लुढ़क कर, सेल मीन्स शिला को ही सेल कहते हैं, पत्थर, लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबाकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, रेत इन दोनों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी
इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। इनमें दो मट लुढ़कर और आपस में टकराकर उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टकराते हैं तो उनमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बहुत ही महीन टुकड़ों हवा के द्वारा अवसाद हवा जल आदि के द्वारा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होते रहते हैं, जमा हो जाते हैं। अदृढ़ मतलब वे एक कुछ कठोर भी हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं होकर सेल की परत एक के ऊपर एक ऐसे परत बनाते रह जाते हैं। जब परतें बनती जाती हैं तो इसी प्रकार सेलों का अवसादी सेल, इन्हीं को अवसादी सेल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, रेत, जैसे बलुआ पत्थर होता है और रेत, इन्हें ही मृतिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं। पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यह स्पष्ट कीजिए। हेडिंग देखते हैं, पदार्थों की अवस्थाएं। स्टेट ऑफ मटेरियल, प्रकृति के देखते हैं डेफिनेशन। प्रकृति में कुछ उत्तर देखते हैं। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, उनको जहाँ रखा जाए वे उसी स्थान पर उसी अवस्था में रहते हैं तथा अपना आकार तथा आकृति नहीं बदलते हैं। इन्हीं द्रव्य ऐसे पदार्थ होते हैं लेकिन द्रव्य ऐसे पदार्थ हैं जिनका आकार निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है तथा पदार्थों की आकृति एवं आकार के आधार पर तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है ठोस, सॉलिड, दूसरा है द्रव्य, लिक्विड, तीसरा है गैस। तो ठोस को देखते हैं। ठोस अवस्था इसकी डेफिनेशन है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृति निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पत्थर, पीतल, बर्फ आदि। दूसरा है द्रव्य पदार्थ, लिक्विड वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, वे द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसका आयतन नहीं बदलता है, जैसे तेल, जल, दूध, पारा आदि। गैस, तीसरा है गैस अवस्था, वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं गैसीय अवस्था कहलाते हैं। ये जिन बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं, अतः वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं। एक बर्तन की धरिता 12 मीटर है, इसकी धराता घन सेमी में ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2016 2018 के पेपर में आए। उत्तर देखते हैं। एक बर्तन की धराता 12 मीटर है और घन होता है, घन बराबर 1000 होता है। 12/1000, एक घन बराबर 1000 होता है, तो 12/1000 बराबर 12000, 12/1000 बराबर 12000 घन सेमी। 28 का देखते हैं। न्यूटन के नियमों को बताइए। क्या है? न्यूटन के नियमों को बताइए। उत्तर है हमारी गति विषयक ज्ञान 3 मूल्य नियमों पर आधारित होता है। इन्हें सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के समानार्थ इन नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। न्यूटन ने गति के संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। इनका विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझाया जा सकता है। गति विषयक प्रथम नियम। पहला है गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है या एक सरल रेखा में सामान्य वेग से गतिशील रहती है तो इसकी विश्राम अवस्था समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई ब्रह्म बल लगाया जाता है। इस नियम को गैलीलियो
का जड़त्व कहते हैं। गति विषयक प्रथम नियम के केंद्रक जीवन में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें से प्रमुख उदाहरण का विवरण अग्रलिखित है। पहले देखते हैं। हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर टकराने से हथौड़ा हत्थे में कस जाता है, क्योंकि जब हम हथौड़े को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकाते हैं तो हथौड़ा एवं हत्था दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्था तो पृथ्वी के संपर्क में आते ही विश्राम अवस्था में आ जाता है, परंतु हथौड़ा गति के जड़त्व के कारण गतिशील ही रहता है। इसके फलस्वरूप वह नीचे आकर हत्थे में कस जाता है। दूसरा है, कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार अथवा गाड़ी के एकाएक चल देने से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विश्राम अवस्था में ही रहना चाहता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। तीसरा है, गोली मारने पर कांच में गोलछेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े हो जाता है। इसका कारण यह है कि गोली जब अत्यधिक वेग से कांच से टकराती है तो कांच का केवल वही भाग गति में आता है जिसके संपर्क में गोली आती है। शेष भाग विराम जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही रह जाता है। अतः इससे पहले कि कांच का शेष भाग गति में आए, गोली एक स्वच्छ गोल छेद बनाती हुई निकल जाती है। इसके विपरीत यदि एक पत्थर का टुकड़ा कांच पर मारा जाता है तो उसका वेग इतना अधिक नहीं होता कि कांच का केवल वही भाग गति में आए जो पत्थर के संपर्क में आता है, वरन उसके आसपास का कांच भी गतिमान हो जाता है। इससे कांच के टुकड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मानक सेकंड क्या है? स्पष्ट कीजिए। मानक सेकंड क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। हेडिंग है मानक सेकंड। क्या है? मानक सेकंड मापन की समस्त पद्धतियों में समय का मानक मात्रक सेकंड को माना गया है। इसके संकेत से या एस द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे से या एस द्वारा डिफाइन किया जाता है। आधुनिकतम परिभाषा के अनुसार एसआई में मानक सेकंड की परिभाषा निम्नलिखित है, जो वास्तव में सन 1967 में से अभी तक चली आ रही है। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 कंपन पूर्ण करता है। इससे पूर्व सेकंड को सौर दिवस के पदों में परिभाषित किया जाता है। जबकि इस स्थान पर सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण को उस स्थान को मध्य या दोपहर कहते हैं। अन्य देशों में इस मध्य से दूसरे मध्य तक के समय को एक सौर दिवस सोलर डे कहते हैं। एक सौर दिवस या सोलर डे कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर एक सौर दिवस में लगाती है। इस सौर दिवस का मान प्रतिदिन बदलता रहता है, अर्थात ये पूरे वर्ष समान नहीं रहता है। अतः एक वर्ष में समस्त और दिवसों का औसत मान मध्य सौर दिवस मिडिल सोलर डे कहलाता है। इसे मध्य और दिवस के 86,400वें भाग को एक सेकंड कहते हैं, अर्थात एक सेकंड बराबर एक माध्य सौर दिवस बटे 86,400। एक सेकंड बराबर एक मध्य सौर दिवस बटे 86,400। क्वेश्चन नंबर 30 का है अमरबेल सिंघाड़ा एवं अक्रेड में किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और यह किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न
एक दूसरे से भिन्न हैं। ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर है, पहली हेडिंग है अमरबेल। इसकी डेफिनेशन क्या है? यह एक परजीवी पौधा होता है। यह एक परजीवी पौधा होता है जो अपना आहार चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पौधों के से ग्रहण करता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है जो अपना आहार चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पौधे से ग्रहण करता है। अमरबेल, जैसे कि पेड़ों पे बहुत सारी बेलें होती नहीं है, जिसे कहते हैं, ज़्यादातर गांव में देखी जाती है कि पेड़ों पे जो बेलें लटकी हुई होती हैं उन्हें अमरबेल कहते हैं, जिसका नाम होता है संतपुष्पी बेल। नंबर 2 सिंघाड़ा। नंबर 2 है सिंघाड़ा। सिंघाड़े की डेफिनेशन है, सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषण होती हैं। सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषण होती हैं जो पानी के पास घनी तथा हरी होकर फैलती रहती हैं। तीसरा देखें आक्रीट। इसकी जड़ वायु में लटककर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं। इन्हें वायुवी अर्थात आर्द्रताग्राही जड़ें कहा जाता है। 31 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का देखते हैं। गति किसे कहते हैं? गति के कौन कौन से नियम हैं? लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। देखते हैं। जब समय के साथ किसी वस्तु उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह गति कहलाती है। वह वस्तु गति में होती है। और इसके परिवर्तित यदि गति समय के साथ कोई वस्तु अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। जैसे साइकिल है, अगर साइकिल एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाए या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होती है तो उसमें गति होती है। और यदि वो एक ही जगह पर रहे, एक ही बिंदु पर रहेगी, एक ही जगह पे, तो वो विराम अवस्था में होती है। जैसे कोई वस्तु अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलती रहती है तो वह वस्तु की बदली हुई स्थिति को गति कहते हैं। एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता रही हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, वो ये है कि राजन सीरीज और पवन सीरीज में मैंने देखा है बहुत ही लेंदी सिलेबस होता है और जिसे याद करने में थोड़ा टिपिकल होता है, टफ होता है। और नोट्स भी देखे हैं जिसमें सिलेबस भी काफ़ी लेंदी है। इसलिए मैंने राजन सीरीज को उठा के जब चेक किया तो उसका मैंने सिलेबस देखा, काफ़ी शॉर्ट, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनका भी शॉर्ट है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये राजन सीरीज से करा रही हूँ। और आप लोगों को ये मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। अगर आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं या आपके जो भी और फ्रेंड हैं जो डिलीट कर रहे हैं उनको भी ये शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का देखते हैं। 32 में क्या है? लैंगिक जनन की 5 प्रकारों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। दूसरा है अथवा मुकुलन से क्या आशय है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। और मैं जो ये क्वेश्चन गति है और पौधों पुष्प के अंग हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग मल्टीपल टाइम देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल 2 या 3 आते ही आते हैं। या शॉर्ट में पूछ लिए जाएंगे या आती में पूछ लिए जाएंगे या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं या शॉर्ट में पूछते हैं या लॉन्ग में पूछते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए ताकि आप लोगों की किसी भी सब्जेक्ट में ब्रेक ना लगे। और लगभग पिछले साल मतलब सन 2022 में के जो एग्ज़ाम थे, सन 2021 के बैच में 50% बच्चों की विज्ञान में ही, साइंस में ही ब्रेक लगी है। तो प्लीज़ आप लोग ये जो भी वीडियो हैं उनकी सबकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। चलिए पहली हेडिंग देखते हैं, उत्तर देखते हैं। लैंगिक जनन की विधियाँ। पहला है विखंडन। जब जीव पूर्ण विकसित होता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है, इसे विखंडन कहते हैं। पहले केंद्रक विभाजित होता है, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य विखंडन से जब 2 जीव बनते हैं तो उस विधि को द्विविखंडन विधि कहा जाता है। नंबर 2 है हेडिंग है नंबर 2 मुकुलन। शरीर बल्ब की भांति संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। शरीर का केंद्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उसमें एक केंद्रक मुकुल हो जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण जीव में बदलता है। नंबर 3 है खंडन। स्पाइरोगायरा जैसे कुछ जीव
पूर्ण विकसित होने के पश्चात साधारण रूप से 2 या 2 अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये खंडन विधि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। ये खंडन करके पूर्ण विकसित रूप जीव बन जाते हैं। यह खंडन विधि कहलाती है। 4 है बीजाणुओं द्वारा कुछ जीवाणु एवं निम्न वर्गीय जीव विषाणु विधि द्वारा भी जनन करते हैं। बीजाणु कोशिका की विरामी अवस्था है, जिसमें प्रतिकूलन परिस्थिति में कोशिका की रक्षा हेतु एक मोटी वृत्ति बन जाती है। नंबर 5 है कायिकी प्रबंधन। जब किसी कायिकी अंग में प्रबंधन हो जाता है तो उसे कायिकी प्रबंधन कहते हैं। जैसे माली गुलाब की एक टहनी गाड़ देता है और उसमें गुलाब का पौधा बन जाता है। कायिकी प्रबंधन की विधि क्या है? जब किसी कायिकी अंग के प्रबंधन हो जाता है तो उसे कायिकी प्रबंधन कहते हैं। जैसे ये गुलाब की टहनी, जैसे अपने लोग गुलाब के होते नहीं है, कहते हैं गुलाब की कलम लगा दो, तो गुलाब की कलम लगाने से काट के कलम लगा देते हैं और दूसरे गमले में लगा देते हैं। कुछ दिन बाद उससे धीरे धीरे पत्तियाँ निकलने लगती हैं, वह चल जाती है और उसमें कलियाँ निकलने लगती हैं, कलियाँ लीव्स आने लगती हैं, तो उसमें गुलाब का पौधा बन जाता है। वह कायिकी प्रबंधन विधि कहलाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं। प्रकंद तथा अंतःभूस्तारी को चित्रों की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। क्या है? प्रकंद तथा अंतःभूस्तारी को चित्र की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। उत्तर देखते हैं। प्रकंद भूमि में सायन स्थिति में रहते हैं। इसका अक्ष भूमि की सतह के क्षैतिज रहकर सामान्यतः वृद्धि करता है। यह अनियमित आकार, मसल तथा चपटे होते हैं। इस पर वह प्रसंधियाँ होती हैं, पर शक्लपर्ण होते हैं। इसके निचले भाग से अपस्थानी जड़ें निकलती हैं। उदाहरण अदरक, हल्दी, अरबी इत्यादि। अदरक को ही प्रकंद कहते हैं। चलिए इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। ये होती है प्रकंद। इसका ये ऊपरी जो भाग होता है उसे कहते हैं शकल पत्र। और इसे जब ज़मीन में लगाया जाता है तो यहाँ से ये जो इसकी होते हैं, यहाँ से अंकुरित होता है या यहाँ से इसके बीज निकलना शुरू होते हैं। फिर पहले यहाँ से जब ये पौधे अंकुरित होते हैं, फिर नया रोपण यहाँ से फिर एक पौधा निकलता है, फिर नया रोपण हो जाता है। फिर अंतःभूतांतरी ये अंतःभूस्तारी बनती है, इसे कहते हैं। और ये यहाँ से एक नया पौधा बनता है, अंतःभूस्तारी। कुछ पौधों में बाह्य तने के आधार भाग भूमिगत होता है। इस भाग की कक्षारित कलाओं से जो शाखाएं निर्मित होती हैं वे भूमि के कुछ दूर तक तिरछी अथवा क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती जाती हैं और अंततः भूमि के ऊपर निकलकर अवयव बन जाती है। इन शाखाओं को अंतःभूतारी कहा जाता है। इनकी पर्व संधियों में अपस्थानिक जड़ें तथा अन्य अंतःभूतारी परिवर्धित हो जाते हैं। अंतःभूतारी में के पितृपादप में पृथक हो जाने पर एक स्वतंत्र पादप बन जाता है। अंतःभूतारी ऊपरी भूतारी के से छोटा होता है। गुलदाउदी छोटा होता है, जैसे गुलदाउदी, पुदीना आदि पौधे अंतःभूतारी पौधे के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। परागकोश की संरचना एवं विकास समझाइए। उत्तर है परागकोश की संरचना एवं विकास। सामान्य रूप से एक द्विकोष्ठी परागकोश में 4 परागधनियाँ होती हैं। 4 परागधनियाँ होती हैं। परिपक्वता अवस्था में के समय इनके मध्य की कोशिका भित्ति टूट जाती है। परिपक्वता के समय इनकी कोशिका भित्ति टूट जाती है, जिससे इनमें केवल 2 लंबी परागधनियाँ रह जाती हैं। विकास के पूर्व परागकोश
कि समस्त कोशिकाएं एक समान तथा विभाजी होती हैं। एक कोशिका समूह के बाहर एक बाह्य त्वचा होती है। इस अवकाशित पराकोश में बाह्य त्वचा में भी भीतर कोशिकाएं 4 कणों में विभक्त हो जाती हैं। इसमें तेजी से विभाजन के कारण यह गोल से 4 पाली बन जाती हैं। इनकी चारों पालियों में विभाज्य कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी एवं संघनन कोशिका द्रव्ययुक्त हो जाती हैं। इनका केंद्रक भी बड़ा होता है। कोशिकाएं प्रपस्सु आरंभक का काम करती हैं। इस अवस्था में इन कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं में विभाजन या तो रुक जाता है या मध्यम पड़ जाता है प्रत्येक आर्कीस्पोरिल इनिशियल में पेरिक्लाइन विभाजन के फलस्वरूप बाह्य त्वचा की भांति प्राथमिक भ्रतियाँ कोशिका तथा अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका करती है। अंततः प्रत्येक जीवाणु जनन कोशिका का एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का देखते हैं। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग कहाँ करते हैं। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग कहाँ करते हैं। यह क्वेश्चन 2017 के पेपर में आया है। देखते हैं उत्तर। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तन आ है मापना ग्लास, दवा मापन हेतु, नापना ग्लास दवा नापने हेतु, नापन बेलन किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने हेतु, सा है लीटर, 1 एवं आधा लीटर दूध मापने हेतु, डी है आ है ग्लास, बी है बेलन, सी है लीटर, डी है लीटर 5 एवं 10 लीटर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल मापने हेतु। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बीजों की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मूलांकुर तथा प्रांकुर से क्या बनता है। बीजों की उत्तर देते हैं। हेडिंग है बीजों की संरचना। यह क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया है। टू रूट्स ऑफ सीड। सेम का बीज कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसके सभी भागों का अध्ययन अच्छी तरह किया जा सकता है। सेम के बीज को ध्यान से देखो। यह आकार में प्रायः मनुष्य के गुर्दे की भांति होता है। बीज के ऊपर एक आवरण है जिसे बीज चोल कहा जाता है। यह बीज को सुखाने अथवा अन्य हानिकारक परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है। विभिन्न जातियों के सेम के बीज का आवरण का रंग सफ़ेद या हल्का गहरा भूरा होता है। यह प्रायः चिकना होता है। बीज के अवतल भाग में एक अंडाकार चिन्ह होता है जिसे नाभिका कहा जाता है। यह सेम के बीज का वह भाग है जहाँ यह फल वृत्ति के साथ जुड़ा होता है। नाभिक के एक छोटा छिद्र है जिसे बीजाणु द्वार कहा जाता है। चलिए इसका चित्र देखते हैं। जैसे ये एक सेम का बीज होता है और ये भाग जैसे ये चोल होता है। ये हानिकारक चीज़ों से इसे बचाए रखता है। और ये बीजाणु द्वार होता है और ये इसका जाइलम होता है। यहाँ से ये जो है इसके अंदर अंडाकार का होता है जिसमें मूलांकुर होता है। जब बीज को हम ज़मीन में लगाते हैं तो इसमें यहीं से बीजाणु मूलांकुर होता है, अंकुर निकलता है। और ये बीज की पत्र, ये जब बीज से उच्च नमी, ताप, जल, वायु मिलती है तब ज़मीन में इसे जब हम लगाते हैं, पानी देते हैं तो ताप और उचित ताप मिलता है, नमी मिलती है, तो ये यहीं से ये इसका चोल फट जाता है और ये फैल जाता है। इस प्रकार ये फैल जाता है और ये इसकी बीज पत्र बन जाती हैं। ये इसका बीज पत्र बन जाता है, ये इसकी बीज पत्र बन जाती हैं और यहाँ से मूलांकुर निकलता है। और उसके नीचे का जो होता है हिस्सा जो जड़ बनता है उसे प्रांकुर कहते हैं। जो ये हिस्सा ज़मीन में रहता है इसे प्रांकुर कहते हैं। और ये जो होती हैं ये बीज पत्र, दोनों ये बीज पत्र कहलाती हैं। सेम के कुछ सूखे बीज को रात भर के लिए पानी में भिगो दो। अगले दिन प्रातःकाल बीज पानी सोख कर फूल जाएंगे। इन बीजों को कपड़ों अथवा
अथवा सोखता का सूखा लो। अब एक बीज को दबाओ। तुम्हें बीजाणु द्वार के से पानी निकलता दिखाई देगा। बीजाणु द्वार से पानी निकलता दिखाई देगा। सुई अथवा चिमटी की मदद से बीजों के बीज चोल को पृथक करो और तुम्हें बीज चोल के अलग करने पर एक संरचना दिखाई देगी जिसे भूड़ कहते हैं। भूड़ से ही नया पौधा बनता है। भूड़ का अध्ययन करने पर सर्वप्रथम गुर्दे के आकार के दो बीजपत्र दिखाई देंगे जो एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। सेम के दो बीजपत्रों में से एक बीजपत्र हटाओ। जहाँ बीजपत्र जुड़े होते हैं वहाँ वह भूड़ के अन्य भाग दिखाई देंगे। इन्हें मूल अंकुर तथा प्रांकुर कहते हैं। मूल अंकुर से जड़ मूल बनती हैं तथा प्रांकुर से तना रोह बनता है। भूड़ अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है। भूड़ अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है। यह बीज पत्रों पर संचित भोजन पर निर्भर रहता है। सेम, मटर, चना और इमली के बीजों के भूड़ में दो पत्र होते हैं। ऐसे पौधों को द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। चलिए आज की वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। इसके आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे। चलिए बाय, टेक केयर।